हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फेडरल सिस्टम। जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके कुछ सिस्टम होते हैं कि जैसे सेंटर और स्टेट के बीच जो यूनियन गवर्नमेंट हो और जो स्टेट गवर्नमेंट हो, इसके बीच किस तरह का रिलेशन होगा, इसके बेसिस पर जो सिस्टम होते हैं वो फेडरल होते हैं और यूनिटरी होते हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट, हमने पहले ही कहा कि दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला यूनिटरी और दूसरा फेडरल। अब ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है, तो इसको डिसाइड करने का यही है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंटर में जो गवर्नमेंट है, जैसे भारत में अगर हम कहें तो केंद्र सरकार जो है, और रीजनल गवर्नमेंट को आप ये कह सकते हैं कि स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किस प्रकार का रिलेशन है, इसके बेसिस पर यह दोनों सिस्टम होता है कि यूनिटरी है या फेडरल सिस्टम है। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि यूनिटरी में क्या होगा, फेडरल में क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब, यहाँ देखिए, यूनिटरी मतलब सिंगल, यूनिट। तो यूनिटरी से मतलब ये हो गया कि सारा जो पावर होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो जितने भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सब के सब नेशनल गवर्नमेंट के पास होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और जो रीजनल गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट्स हैं, स्टेट में जो सरकारें होंगी, उसके पास अपना कोई पावर नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट को कोई भी पावर चाहिए तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर डेलीगेट कर सकती है। चाहे पावर हो, फंक्शन हो, कि स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगा नहीं करेगा, इसका पूरा का पूरा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि पार्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार का काम करेगी, कितना काम करेगी, ये सारा का सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है यूनिटरी गवर्नमेंट के सिस्टम में। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चाइना में है, जापान में है, फ्रांस में है, ब्रिटेन में है। दूसरा हमारा होता है फेडरल गवर्नमेंट। अब जैसे हम फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो अब पहले में क्या था कि सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर्स हैं वो डिवाइड किया हुआ रहता है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच। मतलब सेंटर में जो सरकार है और राज्यों में जो सरकार है, इन दोनों के बीच पावर का डिवीज़न होता है। और यह डिवीज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ रहता है। यह डिवीज़न कहाँ पे दिया हुआ रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेवेंथ शेड्यूल है, इसमें 3 लिस्ट की बात करते हैं हम लोग। 3 लिस्ट, और वो कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये 3 लिस्ट है। इस 3 लिस्ट के थ्रू जो सारे के सारे पावर और फंक्शन है उसका डिवीज़न किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन किस फील्ड में काम करेगी, कितना काम करेगी, यह सभी का सभी इन तीनों लिस्ट के माध्यम से बटा हुआ है। तो ये है फेडरल फीचर कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पावर का डिवीज़न किया गया है। एग्जाम्पल इंडिया है ही, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है, यूएस है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा पावर का डिवीज़न दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन है और उसमें कोई चेंज कर नहीं सकते हैं। अगर कभी चेंज होता भी है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है कि किस प्रकार से चेंज होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है तो क्या वर्ड जो है फेडरेशन या फेडरल कहीं यूज हुआ है? तो नहीं। आप ध्यान रखेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो अब जब फेडरेशन वर्ड का यूज तो किया नहीं गया है, लेकिन फेडरल है, तो इसके लिए कोई आर्टिकल तो होना चाहिए। तो आर्टिकल में सिर्फ एक आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 1 सिर्फ इतना कहता है कि इंडिया जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। और इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है यह कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। इसको आप ध्यान रखिएगा।
अब जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फेडरल सिस्टम यूएसए में भी है, स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, लेकिन हमारा जो बेस्ड है वो किस पे है? कनाडा पे बेस्ड है। जो कनाडा का कैनेडियन मॉडल है इसी पर बेस्ड है इंडिया का फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने यह भी कहा कि फेडरेशन वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 1 सिर्फ इतना कहता है कि इंडिया क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। मतलब इंडिया जो है सारे स्टेट्स का, सारे राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का संघ है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यह देखते हैं कि अगर इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है तो फेडरल के कुछ फीचर होने चाहिए। तो फेडरल के कुछ फीचर्स होते हैं, तो वो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या हमारे देश में ऐसा है। तो सबसे पहला जो फेडरल गवर्नमेंट का फीचर होता है वो होता है ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब ये हो गया कि दो सरकारें होंगी। दो सरकारें होंगी मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट में गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यूनियन गवर्नमेंट उन मैटर्स को डील करती है जो नेशनल इम्पोर्टेंस का होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन से मैटर है डील करने के लिए? नेशनल इम्पोर्टेंस के। और इससे संबंधित जो भी मैटर है, इससे रिलेटेड सारे पावर और फंक्शन केंद्र सरकार के पास है। जैसे हम कह सकते हैं डिफेंस, रक्षा से संबंधित मामले, जैसे हम कह सकते हैं फॉरेन अफेयर्स, जैसे हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन, जैसे हम कह सकते हैं रेल, जैसे हम कह सकते हैं सिविल एविएशन। तो ये सारे के सारे किसके पास है? नेशनल गवर्नमेंट के पास। और जो स्टेट में सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उसके पास ऐसे मैटर होते हैं जो रीजनल हो या लोकल इम्पोर्टेंस के हो। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, सैनिटेशन, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म्स। तो ये सारे मैटर जो है राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार के पास क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था हो गया, शिक्षा हो गया, सैनिटेशन हो गया, साफ सफाई, इरिगेशन हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया। ये सारे मैटर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो हमारे देश में ये सिस्टम तो है, यूनियन गवर्नमेंट है ही, स्टेट में भी सरकारें हैं। इसके बाद दूसरा फीचर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन हो। तो हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, लिखा हुआ संविधान है हमारा। और रिटेन संविधान होने से यह फ़ायदा है कि वो पूरी तरह से स्पेसिफाई करता है कि जो सरकार है देश में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, पावर कितना होगा, फंक्शंस क्या होंगे। और ये सब के सब किसके डिसाइड होंगे? केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी। तो मतलब केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, पावर और फंक्शन क्या होगा, और उसी तरह से राज्य सरकार का भी संरचना क्या है, कितना पावर होगा, क्या क्या काम करेगा, ये सब का सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब डिवीजन ऑफ पावर हमने अभी पढ़ा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सब का सब दिया हुआ है। और ये सभी कहाँ पर है? 7th शेड्यूल का मैटर है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात की गई है। यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे नॉर्मल सिचुएशन में राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। अलग अलग सिचुएशन है इसका, जिसमें राज्य की सूची पे भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे कभी। इसी तरह जो इन तीनों लिस्ट में कहीं भी नहीं दिया गया है उसको हम कहते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। मतलब जो इसमें से कहीं भी नहीं है वो किसको दिया गया है? वो केंद्र सरकार को दिया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे देश में रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। फिर आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले भी पढ़ा है कि संविधान सुप्रीम होगा, और संविधान में कोई भी संशोधन वहीं तक किया जा सकता है जब तक कि वह बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन करना है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को बिना ऑल्टर किए हुए कोई भी संशोधन आप कर सकते हैं। इसी तरह रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है और कुछ केस में काफ़ी सिंपल भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, क्योंकि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उसके बाद सिविल कोर्ट्स हैं। और ये जो कोर्ट सिस्टम है, यही सारे के सारे कोर्ट चाहे सेंटर के लॉ हो चाहे स्टेट के लॉ हो, इन दोनों लॉ को लागू करने का काम केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, इन सभी लॉ को लागू करने का काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट ही करती है। फिर बाईकैमरलिज्म,
बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि दो हाउस होगा, एक अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं अपने यहाँ, और दूसरा लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो फीचर हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो सब के सब हमारे देश में भी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि फेडरल फीचर तो है ही, फेडरल फीचर तो है ही, लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी हैं? तो हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे यूनिटरी फीचर्स हैं। अब हम एक एक करके सारे यूनिटरी फीचर्स को देखते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सबसे पहला, सेंटर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अब ये कैसे? तो हम जानते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट को रखा गया है, अभी इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको इसमें रखा गया है, क्योंकि नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है, वो सब के सब यहाँ रखे गए हैं। तो यहाँ से एक तो क्लियर है कि यूनियन लिस्ट में 100 है, जबकि स्टेट लिस्ट जो है इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए 61 के रिस्पेक्ट में 100 काफ़ी ज़्यादा है, तो यूनियन लिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है, और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, हमने पढ़ा था कंकरेंट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर को भी है और स्टेट को भी है, लेकिन अगर कभी स्टेट कोई कानून बनाती है तो सेंटर को वह पावर है कि वो इसको ओवरराइड कर सके। सेंटर अगर चाहे तो स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून को, जो कि कंकरेंट लिस्ट पे बनी है, उसको ओवरराइड कर सकती है। तो यहाँ से भी सेंटर को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। और हमने ये कहा था कि जो किसी भी लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं है वो रेसिड्यूरी पावर्स सेंटर के पास हैं। तो इस तीनों को देखते हुए क्लियर है कि सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया है, इसके अपने कारण हैं, आगे देखेंगे उसको। दूसरा देखिए, यूनिटरी फीचर इसलिए भी कि स्टेट जो है हमारे यहाँ वो इनडेस्ट्रक्टिबल है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि किसी भी स्टेट को जो इसका एग्जिस्टेंस है इसको कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। एग्जिस्टेंस आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्टेट के बाउंड्री को, चाहे उसकी सीमा को, उसका कोई भी क्षेत्र काट के दूसरे स्टेट में मिलाया जा सकता है। इस स्टेट के सारे क्षेत्र को अलग अलग स्टेट में मिला के इस स्टेट को ही ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें यह बताती है कि स्टेट जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है। और यह जब कभी भी स्टेट को ख़त्म करने का बात होगा, इसके एग्जिस्टेंस को समाप्त करने का बात होगा, इसमें स्टेट से पूछा भी नहीं जाएगा, और पार्लियामेंट जो है इसको करने के लिए सक्षम है। पार्लियामेंट को यह पावर है कि वह कभी भी इसको ख़त्म कर सकती है। हमने इसको पहले भी पढ़ा है, जब हम स्टेट्स और यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, तो उस लेक्चर में आप देख सकते हैं इसको। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्यों के पास अपना कोई संविधान नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि किसी राज्य के पास कोई अपना संविधान है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि आसानी से इसमें जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आसानी से किया जा सकता है। फिर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वह इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया गया है, और जब पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया गया है तो मोर पॉपुलेशन मतलब मोर सीट्स। तो जिस राज्य के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा सीट मिला है, चाहे वो लोकसभा की बात करें हम, चाहे राज्यसभा की बात करें। जबकि अगर हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएस में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो 2 सीट पर स्टेट है, जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है, और इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर ट्रांसफ़र हो जाती है। स्टेट के जितने भी पावर हैं राज्यों के, वो सभी के सभी इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सिंगल सिटीजनशिप, कोई भी नागरिक जो इंडिया में है, कोई भी व्यक्ति, वो कहाँ का नागरिक है? वो इंडिया का नागरिक है, ना कि वो किसी स्टेट का नागरिक है, किसी भी राज्य का वो नागरिक नहीं है, वो सीधे सीधे भारत देश का नागरिक है, मतलब इंडियन सिटीजन है। इसी तरह इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हमने अभी अभी पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट्स हैं, और यही कोर्ट का जो सिस्टम है ये सभी कानून को लागू करती है। फिर ऑल इंडिया सर्विस है, चाहे हम IAS की बात करें, IPS की बात करें, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करें। अब ऑल इंडिया सर्विस वालों का जो भी रिक्रूटमेंट है, चाहे इसकी ट्रेनिंग है, ये सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जबकि ये काम कहाँ करते हैं? तो वर्क ये करते हैं स्टेट में भी काम करते हैं और फिर सेंटर में भी आके काम करते हैं। इसी तरह से इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, कैग
हम लोग जानते हैं कि कैग जो है यह ऑडिट करती है, और ऑडिट कहाँ की करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी करती है, और स्टेट में भी ऑडिट का काम किसके पास है, कैग के पास है। फिर पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जबकि स्टेट के सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट वाले मैटर पे, जिस पे कि राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, उस पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और वो कब होता है, अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे। अगर राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास कर दे कि स्टेट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तो उस केस में स्टेट लिस्ट के मैटर पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो ये भी यूनिटरी फीचर है। फिर राज्यों में जो गवर्नर्स होते हैं उसका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा होता है। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे। फिर इलेक्शन मशीनरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, चाहे सेंटर में चुनाव हो लोकसभा के, राज्यसभा के या विधानसभा के, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, ये सभी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और स्टेट बिल पे वीटो का अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो ये सारे के सारे फीचर जो है ये यूनिटरी फीचर है, कि मतलब इन सभी मैटर में केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितना फेडरल फीचर है उससे कहीं ज़्यादा यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी के बेसिस पर एक इवोल्यूशन होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर है क्या, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। क्योंकि यूनिटरी फीचर भी है और फेडरल फीचर भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस पे अलग अलग जो राइटर्स हैं, अलग अलग जो थिंकर्स हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। जैसे एक आप ये ध्यान रखिएगा कि केसी वेयर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौसी फेडरल कहा है। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि किसने कौसी फेडरल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो केसी वेयर ने। इसी वजह से कि यूनिटरी फीचर भी है, फेडरल फीचर भी है, और फेडरल फीचर से ज़्यादा यूनिटरी फीचर है। इसी तरह से मॉरिस जॉन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। आइवर जेनिंग्स ने फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी कहा है इसे, और हम लोग देख ही रहे हैं कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। ये चार आप ध्यान रख सकते हैं कि किस राइटर, किस थिंकर ने क्या कहा है। इससे यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अलग अलग राइटर अलग अलग नाम दिए हैं। तो आप इसको बस ध्यान रखेंगे। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ही है, क्योंकि यह डुअल पॉलिटी को एस्टेब्लिश करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, क्योंकि ये डुअल पॉलिटी को एस्टेब्लिश करता है। दूसरा, यूनियन और स्टेट्स मतलब केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के द्वारा बनाया गया है, और दोनों अपना जो पावर है और अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ले रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि फेडरल फीचर का बेस क्या है। बेस तो यही है कि जो पावर और अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिवाइड किया हुआ हो, ना कि केंद्र सरकार की मर्जी पे हो कि वो कितना पावर देना चाहे या नहीं देना चाहे। तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिवाइड हो रखा है। तो भीमराव अंबेडकर ने यही कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ही है, क्योंकि यहाँ डुअल पॉलिटी है, केंद्र और राज्य दोनों का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से ही किया गया है, और संविधान से ही दोनों को अथॉरिटी भी मिलती है। हाँ, सेंट्रलाइजेशन फेवर ज़्यादा है, क्योंकि जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट होता है जिसमें या कभी इमरजेंसी होता है, उस केस में सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है, ताकि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाया जा सके, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमेशा प्रोटेक्ट किया जा सके। इस वजह से सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक केस हुआ था 1994 में, बोम्मई केस, SR बोम्मई केस 1994। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, और फेडरलिज्म जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप इस केस को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ही पूछता है कि फेडरलिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, यह सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में डिसाइड किया। तो ये SR बोम्मई केस 1994 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, और फेडरलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है।
तो ये था हमारा दोस्तों फेडरल सिस्टम के बारे में कि हमारा देश फेडरल सिस्टम है या यूनिटरी सिस्टम है, और अगर फेडरल सिस्टम है तो किस प्रकार से है, उसके क्या फीचर हैं, और जो अलग अलग राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।